Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comments, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. कहानी के अंत में दिखाया जाता है नो योंग सुबह के लिए तैयार हो रही होती है। उसी पल उसका हस्बैंड जेजिंग वहाँ पर आ जाता है, जो कि पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर होता है। वो अपने हस्बैंड को गले लगाकर गुड मॉर्निंग विश करती है। उसके बाद पहनने के लिए उसके कपड़े सिलेक्ट करती है और कहती है आप तैयार हो जाए, मैं अपने बेटे दोहन को स्कूल के लिए रेडी करवाऊँ। वो अपने बेटे को स्कूल के लिए उठाती है तो उसका बेटा मुँह बनाते हुए उठता है और कहता है मोम सुबह सुबह उठकर स्कूल जाना मुझे बहुत बुरा लगता है। उसकी माँ उसकी बात को इग्नोर करती है और उसके स्कूल का स्केड्यूल निकालती है और कहती है तुम्हारे स्कूल का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है, तुम्हें इसके लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए। उसका बेटा कहता है मेरा स्कूल जाने को दिल नहीं है। तो नोयोंग कहती है तुम स्कूल अपने लिए जाओगे, पढ़ोगे भी अपने लिए और कुछ बनोगे भी अपने लिए ही, इसलिए ज़्यादा बहाने मत करो और उठकर तैयार हो जाओ और ब्रेकफास्ट पर आ जाओ। नोयोंग की सास को दिखाया जाता है, जो कि पेशे के लिहाज से एक राइटर होती है। वो एक नावल लिख रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है। नोयोंग अपनी सास ससुर हस्बैंड और बेटे के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी होती है। नोयोंग अपने ससुर म्योंग को कहती है कि आज मैंने खाने पर आपकी फेवरेट मछली बनाई है। उसका ससुर खाना चेक करता है, जो कि वाकई बहुत अच्छा होता है। वो फिर कहते हैं चलो खाना सर्व करो, हम ये खाना खाएंगे। नोयोंग की सास भी वहाँ पर होती है। उसको ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो तेज़ी से कहती है मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मेरे लिए जाकर ब्रेड लेकर आओ। तो नोयोंग उठती और कहती है आप अपना मूड ख़राब मत करें, मैं आपके लिए ब्रेड ले आती हूँ। तो म्योंग अपनी बेबी होंग सागैंग को कहता है लाजमी नहीं है कि तुम रोज़ाना सुबह सुबह तमाशा करो और सबका मूड ख़राब करो। तो होंग सागैंग अपनी शोहर म्योंग को कहती है कि तुम्हारी और मेरी फीलिंग्स मैच नहीं होती, इसलिए बहुत ही अच्छा होगा कि हम लोग आपस में बात ही मत करें। नोयोंग अपनी सास को ब्रेड सर्व करती है और उसके बाद वहाँ पर जिक्र छिड़ जाता है कि इस साल नोयोंग और नोयोंग के हस्बैंड जे जिनको बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिलना होता है। तो वो लोग इस टॉपिक पर बात करने लगते हैं कि कौन से कपड़े पहनकर सेरेमनी पर जाया जाए। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। नोयोंग अपने क्लिनिक आ जाते हैं क्योंकि वो पेशे के लिहाज से साइकोलॉजिस्ट होती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल एंटर होती है उसकी सेक्रेटरी वहाँ पर आती है, जो कि फ़ोन पर बात कर रही होती है। दूसरी तरफ फ़ोन पर कोई अपॉइंटमेंट के लिए कह रहा होता है तो उसकी सेक्रेटरी कहती है ऐसा नहीं है, डॉक्टर नो पूरे 6 महीने के लिए बिजी हो चुकी हैं, आपको 6 महीने बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। फ़ोन काटने के बाद वो डॉक्टर नो को कहती है कि आपको मज़ीद अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो डॉक्टर नो कहती हैं अगर मैं मज़ीद अपॉइंटमेंट लूँगी तो मैं अपनी फैमिली को टाइम कब दूँगी, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी फैमिली नज़रअंदाज हो जाएगी। तो उसकी सेक्रेटरी उसकी तारीफ़ करती है और कहती हैं आप बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर रही हैं, ऐसी कम ही औरतें होती हैं जो ऐसा कर पाती हैं। फिर उसके बाद उसकी सेक्रेटरी उसको दिखाती है कि ये पेशेंट इस वक्त आई हुई है और आपको इसका सेशन लेना है। वो उस पेशेंट की टैब पर डिटेल चेक करती हैं तो रीज़न लिखा हुआ होता है कि वो पेशेंट डॉक्टर नो के पास इसलिए आए हैं क्योंकि डॉक्टर नो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीटी हैं। डॉक्टर नो ये सब कुछ पढ़कर हैरान हो जाते हैं और कहती हैं क्या वाकई ऐसा है, कोई पेशेंट मुझे सिर्फ इसलिए विजिट करना चाहता है क्योंकि मैं देखने में प्रीटी हूँ। वेल जाओ और जाकर मेरी पेशेंट को रूम में लेकर आओ। सेक्रेटरी ना थोड़ी देर के बाद उस पेशेंट को अंदर ले आती है जिसका नाम ली सेना होती है। डॉक्टर नो उसके साथ अपना सेशन स्टार्ट कर देती है और बैठ जाती हैं और पूछती हैं बताओ कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। मेरे पास अमूमन वही लोग आते हैं जिन्हें कोई दिमागी मसला हो, जो ज़हनी तौर पर परेशान हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है। तो वो लड़की कहती है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, परेशानी है, बेबसी है। तो डॉक्टर नो कहती है क्यों, क्या तुम्हारी फैमिली नहीं है। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल मेरी फैमिली है, लेकिन मैं किसी से प्यार करती हूँ, लेकिन वो शख्स शादीशुदा है। मैं उस शख्स को तकलीफ़ में नहीं दे सकती क्योंकि जिस शख्स की वो फैमिली है वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और उसकी वजह से जिस शख्स से मैं प्यार करती हूँ वो तकलीफ़ में है। वो लोग भी उस शख्स को तकलीफ़ देते हैं, मुझे उन सब लोगों से नफरत है, इसी वजह से मैं एंजाइटी और डिप्रेशन फील करती हूँ। डॉक्टर नो उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेती हैं और कहती है मैं तुम्हारा बीमारी समझ गई हूँ कि तुम्हें क्या मसला है। सीना उसके बाद डॉक्टर नो से पूछती है आपकी भी तो फैमिली है, क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो इस वक्त सफ़र कर रहा हो और एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो। तो डॉक्टर नो कहती है नहीं ऐसा कोई नहीं है, अगर मेरी फैमिली में कोई फ़र्द ऐसा हुआ जिसकी वजह से कोई दूसरा तकलीफ़ में मुब्तला हुआ तो मैं उस मेंबर को अपनी फैमिली से ही कट ऑफ कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ली सीना अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। डॉक्टर नो की सास को दिखाया जाता है जो कि एक तरफ बैठी हुई होती है और कुछ सोच रही होती है। उनकी आंखों में सोच की गहरी परछाइयाँ नज़र आती हैं। गोमियोन सो रहे होते हैं और उनकी बीवी होंग सागैंग उन्हें सोता हुआ देख रही होती है। उसी पल गोमी उनकी आंख खुल जाती है। वो अपने सामने अपनी बेबी को देखकर बुरी तरीके से डर जाते हैं और कहते हैं तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, एक तो तुम मुझे डरा रही हो और दूसरी तुमने जो ये सिंदरी मेरे सर के ऊपर लगाई है ये भी मुझे बहुत बुरी तरीके से खौफ में मुब्तला करती है। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती कि ये सिंदरी यहाँ से हटा दो। तो उसकी बीवी गोंग सागैंग कहती है हरगिज़ भी नहीं, ये सिंदरी यहाँ से कभी भी नहीं हटेगी। तो गोमियोन कहता है ये मेरा भी तो कमरा है। सागैंग कहती है ये मेरा भी तो कमरा है और ये कहकर उसी कमरे में मौजूद एक दरवाजे को खोलकर दूसरे दरवाजे में दाखिल हो जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और सोने के लिए लेट जाती हैं। उन दोनों के हालात देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों मियाँ बीवी में बिल्कुल भी नहीं बनती और वो लोग सोते भी सेपरेट हैं।
डॉक्टर नोयुंग अपने क्लिनिक में होती हैं तो उनको एक पार्सल रिसीव होता है। वो उस पार्सल को खोलती है तो उसके अंदर गिफ्ट बॉक्स होता है। वो उसको भी खोलती हैं तो उनकी ये देखकर चीख निकल जाती है कि उसके अंदर एक उल्लू पड़ा हुआ होता है और उल्लू के ऊपर होंग नोयुंग के ससुराल की तस्वीर होती है और एक चिट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि तुम्हें पूरा यकीन है तुम्हारी फैमिली बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नोयुंग ये सब कुछ देखकर बुरी तरीके से डर जाती हैं और खौफ में पड़ जाती हैं और सोचने लगती हैं आखिर कौन है ये और क्या हो रहा है ये सब कुछ। दूसरी सीन में डॉक्टर नोयुंग के हस्बैंड जय जिन को दिखाया जाता है जो कि ऑपरेशन रूम से फ्री होकर बाहर आते हैं और अपने हाथ धो रहे होते हैं और बुरी तरीके से कांप रहे होते हैं और साथ साथ रो रहे होते हैं। उसी पल दूसरी डॉक्टर वहाँ पर आती है। वो तेज़ी से जय जिन के हाथ से ग्लव्स उतारती हैं और उनके कपड़े भी उतारने में मदद करती हैं जो कि ऑपरेशन रूम्स के होते हैं। डॉक्टर जय जिन ज़मीन पर गिर जाते हैं और बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। तो वो डॉक्टर जय जिन को कहती है तमाम स्टाफ भूखा है, आप परेशान मत हो, क्या हमें खाना खाने के लिए नहीं चलना चाहिए। तो डॉक्टर जय जिन कहते हैं हाँ हमें खाना खाने के लिए चलना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो जाते डॉक्टर जय जिन के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्टर जय जिन रेस्टोरेंट चला जाता है और अपनी टीम मेंबर से माजरत कर लेता है। वो लोग खाना खा रहे होते हैं। डॉक्टर न्यून भी अपनी सीनियर्स के साथ उसी रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आई हुई होती हैं। जय जिन का दोस्त उठकर डॉक्टर न्यून से ग्रीट करते कहता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। डॉक्टर न्यून कहते हैं क्या हम इससे पहले भी कभी मिले हैं, क्योंकि मुझे तुमको जाने पहचाने से लग रहे हो। तो वो शख्स कहता है हाँ मैंने आपको टीवी में रोज़ाना देखता हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज मैं आपको लाइव भी देख रहा हूँ। डॉक्टर न्यून उन दोनों को बेस्ट ऑफ लक बोलती हैं और रेस्टोरेंट से बाहर निकल आती हैं। फिर वो पलट कर उसी शख्स को देखती हैं। उनको याद नहीं आता कि उन्होंने इस शख्स को कहाँ पर देखा था। डॉक्टर न्यून अपनी गाड़ी में होती है तो उनको अपने सेक्रेटरी का फ़ोन आता है। वो उनको बताती है कि इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रही है, उनके फादर के मुतालिक उनको देखनी चाहिए। वो तेज़ी से एक गाड़ी को एक जगह पर रोकती है और उस वीडियो को खोलती है जिसमें एक रिपोर्टर कह रहा होता है डॉक्टर न्यून बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोगों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के मशवरे देती है। लेकिन क्या आपको पता है डॉक्टर न्यून के फादर ने सुसाइड अटैम्प्ट करनी थी और सुसाइड अटैम्प्ट करने से पहले उनके फादर के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी था। क्या एक ऐसी औरत का फादर जो ये सब कुछ कर सकता है उसके पास इलाज करवाना ठीक होगा। टोन का ये न्यूज़ पढ़कर बहुत बुरा हाल हो जाता है घबराहट में और वो माजी में चली जाती हैं जहाँ पर वो एक स्कूल गर्ल होती हैं। जैसे वो अपने घर में दाखिल होती है म्योन पास उनके पापा बैठे होते हैं और उसके पापा यकीन दिलवा रहे होते हैं कि मैंने उस औरत को बिल्कुल भी हरास नहीं किया, वो लोग मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चोय म्योन उठकर वहाँ से चले जाते हैं और उसकी बात नहीं सुनते। डॉक्टर नो म्योन जो उस वक्त छोटी सी बच्ची होती है वो गुस्से में अपने पापा को कहती है कि आपका काम है कि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आप इसमें बुरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर न्यून के फादर नीचे गिरकर ज़मीन पर रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर न्यून के पापा दीवार पर चढ़ जाते हैं और सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। उनकी अपने पापा को ज़मीन पर पड़ा देखती है तो बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके पापा मर जाएं। की मौत पर उसको कुछ फ्लावर्स रिसीव होते हैं जो कि CEO हवांग कोंगजू की जानिब से रिसीव हुए होते हैं। म्योन अपने बेटे के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं तो उसी पल होंग सा गैंग वहाँ पर आती है और आज जाकर अपने बेटे को कहती है कि तुम्हें सुबह होटल भी जाना है, जाकर आराम करो। उसका बेटा उठकर वहाँ से चला जाता है तो होंग सा गैंग अपने मियाँ पर बहुत बुरी तरीके से चीखने और चिल्लाने लगती है और कहती है मेरे बेटे से दूर रहो, तुमने इस फैमिली को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ती, तुमने हमारे साथ लड़कियों को अपना गर्लफ्रेंड बनाया और मुझे चीट किया था। ये मैं ही हूँ जो आज तक इस फैमिली को लेकर चल रही हूँ, इसलिए बेहतर होकर मेरे बच्चों से दूर रहो। मैंने यहाँ पर तुम्हें रहने की इजाज़त दी है लेकिन मेरे बच्चों से ज़्यादा करीब होने की कोशिश मत करना। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले गो म्योन अपनी डॉगी के साथ वर्जिश कर रहे होते हैं। अचानक पहाड़ी इलाके पे से उनका पाँव फिसलता है और वो नदी में गिर जाते हैं। वो तेज़ी से उठ खड़े होते हैं। उसी पल एक पत्थर बहुत बड़ा उनकी तरफ आता है और उन्हें के नीचे दब कर मर जाते हैं। डॉक्टर फैमिली इस अचानक हादसे से बहुत बड़े सदमे में होते हैं। वो लोगों की ताज़त वसूल कर रहे होते हैं। उसी पल एक औरत वहाँ पर होती हुई आती है और कहती है तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए मुझे छोड़कर। होंग सा गैंग को ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त नहीं होता और वो उठकर वहाँ से निकल कर जाने ही लगती हैं। केटी को कहती हैं कि मेरी सास को घर छोड़ा। उसके बाद अचानक उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि ली सीना होती है। वो वहाँ पर बुरी तरीके से रो रही होती हैं। डॉक्टर ने उसके पास जाती हैं, पूछती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो मेरी पेशेंट हो और तुम मेरे ससुर को जानती थी। अचानक डॉक्टर नो के जहन में ली सीना की कही हुई बातें गूंज रही होती है कि कैसे उसने बताया था कि वो एक शख्स को प्यार करती है लेकिन वो शख्स शादीशुदा है और उसकी फैमिली जो है वो उस शख्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और वो शख्स अपनी फैमिली की वजह से मुझे नाखुश रहा है। लगती है कि मेरा ससुर ही वो शख्स था जिससे ली सीना प्यार करती थी। ली सीना रोते हुए वहाँ से जाती है लेकिन जैसे ही वहाँ से जाने लगती है उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। गो में उनका तमाम सामान घर से उठाया जा रहा होता है। उसी पल डॉक्टर नो की नज़र एक सेफ पे पड़ती है। वो उस सेफ को खोलने की कोशिश करती है और काफ़ी कोशिशों के बाद कामयाब हो जाती है। उस सेफ में तो उसे एक फ़ाइल और एक फ्लैश मिलता है। वो उस फ्लैश ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाती है तो उसमें जय जिन की काफ़ी ज़्यादा पुरानी वीडियोज़ होती हैं जिनमें वो बच्चा होता है। डॉक्टर नो ये सब कुछ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। उसी पर एक ऑडियो खुलती है और ऑडियो में दिखाया जाता है डॉक्टर म्योन किसी से बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने डॉक्टर नो के फादर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था सेक्सुअल हरेसमेंट का अपनी सेक्रेटरी को पैसे देकर, जिसके दबाव में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। डॉक्टर नो ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और गुस्से में पागल हो जाती है कि मेरी वजह से जिस शख्स की वजह से हुई थी वो शख्स मेरा ससुर है। वो तेज़ी से अपना लैपटॉप उठाती है और नीचे की तरफ आ जाती है अपनी सास से इस बारे में सवाल करने के लिए।
वो गुस्से में अपनी सास के कमरे में दाखिल हो जाती है और वो ये देखकर शौक में रह जाती है। उसकी सास होंग सागेंग, जिनके शौहर को मरे अभी 2 दिन भी नहीं हुए, वो डेक के ऊपर गाना लगाए कमरे में डांस कर रही होती है और उन्होंने अपने शौहर की तस्वीरें बास्केट में फेंक दी होती है, जैसे वो अपने शौहर के मरने पर बहुत ज़्यादा खुश हों।